guys, welcome back to Be the Topper and this is chapter 2 Capital Market Module class 12th। और चैप्टर 1 के बहुत सारे एमसीक्यू हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं और आज हम चैप्टर 2 को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने चैप्टर 1 के नहीं देखे हैं तो पहले एक बार विजिट कर लेना। और गाइज आप देखो यार, अगर आप जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लो। बिकॉज और अगर आपको ऐसा लगता हो कि सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे तो नोटिफिकेशन बेल किसी भी तरीके से ऑन कर लो, क्योंकि मैं वीडियोस डालते रहती हूँ बट बच्चों को पता नहीं चल पाता कि मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। बच्चे मुझे बार बार कमेंट करते हैं वही वीडियो, फिर मैं कमेंट्स में भेजती हूँ और लिंक डालती हूँ अगर मैं, तो YouTube को एक स्पैम जैसा लगता है अगर आप कोई भी लिंक कमेंट्स में अगर डालते हो। तो ये मुझे नहीं करना चाहिए बट मैं बच्चों को हेल्प करने के लिए कर देती हूँ, तो कुछ प्रॉब्लम मेरे को हो सकती है। तो प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको पता चल जाए। और उसके बाद आपको ही, क्योंकि अगर पता चल गया आपको तुरंत देखना है वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको अभी देखना है नहीं देखना है, बट आपको पता चल जाएगा, गेट एन आइडिया कि हाँ ये वाला वीडियो अपलोड हो गया, तो आप मेरे से बार बार नहीं बोलोगे। क्योंकि अगर मैंने कोई वीडियो अपलोड कर दिया है और आप मेरे से वही वीडियो का पूछोगे कि दीदी आपने अपलोड नहीं किया, तो क्योंकि मैं कर दूंगी तो मैं उसको लिंक आपको भेजूंगी कमेंट्स में, और कोई तरीका नहीं होता मेरे पास कि मैं आपको इंस्टाग्राम पे ढूंढूं। तो आप कमेंट में पूछते हो मैं वहीं पर लिंक डाल देती हूँ, बट फिर ये ना एक स्पैम की तरह हो जाता है यूट्यूब पे, तो वो उसे गलत तरीके से लेता है। तो मेक श्योर कि आप मेरी बातों को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देना। और चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OECLOB। OECLOB का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस देखेंगे। ओपन इलेक्ट्रॉनिक कंसोलिडेटेड लिमिट ऑर्डर बुक, दूसरा ओपन इलेक्ट्रॉनिक कंसोलिडेटेड लिमिट ऑर्डर बुक, तीसरा ओपन इलेक्ट्रॉनिक्स कंसोलिडेटेड लिमिट ऑर्डर बुक्स, चौथा ओपन इलेक्ट्रॉनिक कंसोलिडेटेड लिमिट ऑर्डर बुक्स। तो देखो यार, ऑप्शन में ज़्यादा मैंने डिफरेंस नहीं रखा ताकि मैं आपको इसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा पाऊँ कि ऑप्शंस पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि ऑप्शन वाले गेम में यही होता है, अगर आपका ध्यान थोड़ा सा भी चुका ना तो आप नंबर गवा दोगे। तो अच्छे से ऑप्शन पढ़ना, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा ओपन इलेक्ट्रॉनिक कंसोलिडेटेड लिमिट ऑर्डर बुक। यहाँ पे कहीं भी ओपनड नहीं है, कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, कहीं पे बुक्स नहीं है, ओपन इलेक्ट्रॉनिक कंसोलिडेटेड लिमिट ऑर्डर बुक। अब आ जाते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि कह रहा है लिमिट ऑर्डर्स आर ऑर्डर्स टू बाय एंड सेल शेयर्स एट अ डैश क्वांटिटी एंड प्राइस। लिमिट ऑर्डर कुछ ऑर्डर होते हैं जिसको आप बाय एंड सेल करोगे एक डैश क्वांटिटी एंड प्राइस पर। तो आपको बताना है कि ये जो फिलअप है यहाँ पर क्या आएगा, स्टेटेड या फिर डायनामिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्टेटेड। ये आपकी बुक की एज इट इज लाइन है, कॉपी पेस्टेड है एकदम। अगर आपने बुक को ठीक से पढ़ा होगा तो आप इमीडिएटली बता दोगे कि क्या है, ठीक है। तो लिमिट ऑर्डर्स आर ऑर्डर्स टू बाय एंड सेल शेयर्स एट अ स्टेटेड क्वांटिटी एंड प्राइस। आपकी एक ऑलरेडी स्टेटेड क्वांटिटी होती है, प्राइस होता है, उसके ऊपर ही आप लिमिट ऑर्डर्स को बेच सकते हो या फिर खरीद सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SBTS। SBTS का फुल फॉर्म मैंने आपसे कई बार पूछ लिया है, मैं आई थिंक मैं ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुकी हूँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगी नहीं। ये क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ओके। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। द ट्रेडिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया वॉज बेस्ड ऑन। इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज में जो ट्रेडिंग थी वो कौन सी तरीके की ट्रेडिंग होती थी, वॉज बेस्ड ऑन विच थिंग, ठीक है। तो जो ऑप्शन हमारे पास नन ऑफ द अबव इसका आंसर नहीं है, दो में आपको चूज करना है। तो क्या होगा, ओपन आउटक्राई सिस्टम या फिर नीट सिस्टम। तो आपको क्वेश्चन को अगर ढंग से समझ में आ जाएगा तो आप इमीडिएटली इसका आंसर बता दोगे कि इंडिया में पहले जो ट्रेडिंग होती थी वो किस तरीके से बेस्ड थी। तो वो था ओपन आउटक्राई सिस्टम। ओपन आउटक्राई सिस्टम वाज अ सिस्टम इन विच लाइक पीपल, एक हॉल में लोग असेंबल होते थे, ब्रोकर्स वगैरह इन्वेस्टर्स असेंबल होते थे, और वहाँ पे वो लोग चिल्ला चिल्ला के अपने सिक्योरिटीज़ के बारे में, अपने शेयर्स के बारे में, उनके प्राइस के बारे में, उनकी क्वांटिटी के बारे में, वो किस कंपनी के हैं, कब खरीदे वगैरह वगैरह, जितनी भी एडिशनल इन्फो होती है वो लोग सब देते थे, ठीक है। तो इसे बोलते हैं ओपन आउटक्राई सिस्टम, और इसी तरीके से हमारा स्टॉक एक्सचेंज पे इंडिया में ट्रेडिंग हुआ करती थी पहले। अब आते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे, जो कह रहा है डैश बिकेम द लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया।
अब आपको बताना है कि भाई डैश के अंदर क्या आएगा, तो एक ऐसा डैश यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे 2 स्टॉक एक्सचेंजेस के नाम है और एक है सेबी। तो डैश की जगह आपको भरना है एक लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज। तो एलिमिनेट करना शुरू करो। देखो, जो अगर आपको ऑप्शन इस तरीके से दे रखे हैं और आपको देखना है, आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ गया कि भाई इसका जो आंसर होगा वो कोई ना कोई स्टॉक एक्सचेंज होना चाहिए, ठीक है। तो आप ऑल ऑफ द अबव नहीं आ सकता, ये पहले कट जाएगा। सेबी भी, क्योंकि जब पहले आप सेबी को काटोगे पहले नंबर पे आपको इसको काटना है कि सेबी तो कोई स्टॉक एक्सचेंज है नहीं, सेबी तो एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करती है, तो सेबी डेफिनेटली इसका आंसर नहीं होना चाहिए। तो अगर सेबी इसका आंसर नहीं है तो ऑल ऑफ द अबव भी इसका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। फिर आप ये दिमाग लगा लो, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप ये समझ लो कि आप जो बुक पढ़ रहे हो, आपको जो ये पूरा प्रोग्राम है ये एफएमएम पढ़ने का, ये एनएससी की तरफ से है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से, ठीक है। तो आप बीएससी को भी काट दो और इस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता था जिसको, उसको भी पता चल जाएगा कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बिकेम द लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। और ये कब हुआ? जब हमारे इंडिया में नीट का सिस्टम आया था। नीट का फुल फॉर्म रट्टा मार लो, ये मैं हर बार सवाल पूछती हूँ, ये ज़रूर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 6, auctions are initiated by the exchange on behalf of for settlement related reason। on behalf of यहाँ पे डैश आना चाहिए जो लग नहीं पाया है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है आपसे कि स्टॉक एक्सचेंजेस में जब भी ऑक्शंस होते हैं तो वो किसके बिहाफ पे किए जाते हैं, इनिशिएट किए जाते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो ऑक्शंस होते हैं वो बेसिकली बिडिंग का काम करते हैं, जो कि अब आपके बुक्स में ज़्यादा नहीं है। जब मैं पढ़ती थी तो ऑक्शन पे ज़्यादा चीज़ें थी पढ़ने के लिए, अब आई थिंक बुक से वो कट गया है सिलेबस। तो ऑक्शन जो होता है वो सेटलमेंट रिलेटेड रीजन के लिए होता है, बट ये क्वेश्चन नहीं है कि वो किसके लिए होता है। क्वेश्चन ये है कि ऑक्शन एक्सचेंज पर किसके बिहाफ पर इनिशिएट किया जाता है। तो एज इट इज़ आपकी बुक की लाइन है और इस क्वेश्चन का आंसर है ट्रेडिंग मेंबर। ट्रेडिंग मेंबर यहाँ पे डैश आना चाहिए, ऑन द बिहाफ ऑफ ट्रेडिंग मेंबर्स फॉर सेटलमेंट रिलेटेड रीजन। ऑक्शन जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग मेंबर के बिहाफ पे इनिशिएट किया जाता था, किसके लिए? सेटलमेंट रिलेटेड रीजंस के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, द रिटेल। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये यहाँ पे जो RETDEBT जो लिखा है इसका मतलब है रिटेल डेट मार्केट। रिटेल डेट मार्केट फैसिलिटी ऑन द नीट सिस्टम ऑफ कैपिटल मार्केट सेगमेंट इज यूज्ड फॉर डैश इन रिटेल डेट मार्केट सेशन। रिटेल डेट मार्केट जो फैसिलिटी होती है वो नीट सिस्टम जो है आपका, वो किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? सेलिंग के लिए, बाइंग के लिए, या फिर ट्रांजैक्शन के लिए, या फिर नन ऑफ द अबव के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा ट्रांजैक्शन के लिए। तो पहले मैं आपके संग इतना ज़्यादा फिलअप वाले क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रही थी, बट मैंने सोचा कि इसको भी डिस्कस करना चाहिए कि बुक की लाइन उठा के अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए बुक को भी ध्यान से देख लो। अगर एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो उनको भी एक बार चेकआउट कर लेना, और उसका भी प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है गाइस, उसको एक बार आप चैनल पर चेकआउट करो। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, पर एक बच्चा है, वो लड़की है लड़का मुझे नहीं पता, बट वो बहुत परेशान हो रहा है प्लेलिस्ट के चक्कर में। तो मैंने, देखो अगर आप वीडियो देख रहे हो तो मैं बता दूं आपको कि मैंने क्लास 12th की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना रखी है, बहुत दिनों पहले बना रखी है। उसको बस आपको एक बार चैनल पे जाके चेकआउट करना है, क्योंकि बहुत सारी प्लेलिस्ट है तो वो शो ऑल वगैरह हो जाता है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट आप एक बार सर्च करो आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारे पास है वो है, द कॉर्पोरेट मैनेजर इज अ टर्म असाइंड अंडर ब्रांच मैनेजर। अब ये जो ट्रेडिंग सिस्टम की हायरार्की होती है वहां से सवाल पूछ रही हूँ आपसे, ब्रांच मैनेजर के अंडर असाइंड होता है, आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। तो ये जो स्टेटमेंट है भाई ये बिल्कुल फॉल्स है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको आगे इसी टॉपिक पे थोड़े और क्वेश्चन डिस्कस करियो, उसके बाद ये टॉपिक थोड़ा सा आपको बता दूंगी, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, द ब्रांच मैनेजर इज अ टर्म असाइंड टू अ यूजर हु इज प्लेस्ड अंडर द कॉर्पोरेट मैनेजर। तो देखो सबसे पहले इस ट्रेडिंग मेंबर की हायरार्की में आता है कॉर्पोरेट मैनेजर, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा ब्रांच मैनेजर एंड उसके बाद हमारा होता है डीलर्स, ठीक है। तो इस ट्रेडिंग सिस्टम मेंबर हायरार्की में सबसे पहले कॉर्पोरेट मेंबर होता है, मैनेजर होता है, उसके बाद ब्रांच मैनेजर होता है और उसके बाद डीलर होता है। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भाई जो ब्रांच मैनेजर होता है क्या वो कॉर्पोरेट मैनेजर
के अंडर असाइंड है, उसके अंदर प्लेस्ड है कि नहीं, आपको ये बताना है कि बट ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है या फिर ये फॉल्स है। तो जो डेटा मैंने आपको अभी दिया है, जो इन्फो मैंने आपको दी है, उससे आपको ये बात समझ में आती है कि भाई ये जो स्टेटमेंट है ये एकदम सही है, ठीक है। तो जो ब्रांच मैनेजर होता है वो कॉर्पोरेट मैनेजर के अंडर ही प्लेस होता है। अब आते हैं अपने 10th क्वेश्चन पे, जो कह रहा है द ब्रांच मैनेजर रिसीव्स एंड ऑफ द डे रिपोर्ट्स फॉर ऑल द डैश अंडर दैट ब्रांच। जो ब्रांच मैनेजर होता है वो एंड ऑफ द डे रिपोर्ट्स रिसीव करता है किसकी, डीलर की, ब्रांच मैनेजर की, कॉर्पोरेट मैनेजर की, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखो जैसे जो प्रिंसिपल होता है, अगर आप इसको इस तरीके से समझो, जो प्रिंसिपल है वो किससे लेगा रिपोर्ट, कौन करेगा उसको रिपोर्ट, टीचर्स करेंगे। टीचर्स को रिपोर्ट कौन करते हैं, मॉनिटर्स करते हैं। मॉनिटर्स को रिपोर्ट कौन करता है, स्टूडेंट्स करते हैं। तो ये बेसिकली वही हायरार्की है। तो अभी जो प्रिंसिपल है या फिर जो टीचर है वो अपने एंड ऑफ द जो रिपोर्ट्स है वो खुद रिसीव करेगा कि जो उससे नीचे वाला है उसके रिसीव करेगा। ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है कि अगर आप एक ऊंचे पद पर बैठे हो तो आपके नीचे आपका जो सबऑर्डिनेट है वो आपको रिपोर्ट करता है। तो यहाँ पर आपको अगर इतनी सी बात पता है ना तो भी आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा। वो हायरार्की जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करी। तो ब्रांच मैनेजर के नीचे कौन आता है, ब्रांच मैनेजर के नीचे ऑफ कोर्स डीलर आता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट विल बी डीलर्स। तो डीलर्स के एंड ऑफ द डे रिपोर्ट्स ब्रांच मैनेजर रिसीव करता है। और क्योंकि कॉर्पोरेट मैनेजर तो उससे बड़ा है तो वो तो उसका करेगा नहीं, और ब्रांच मैनेजर अपने रिपोर्ट्स के खुद को ही सबमिट करता रहेगा, नहीं, ब्रांच मैनेजर कॉर्पोरेट मैनेजर को सबमिट कर देगा और जो डीलर है वो ब्रांच मैनेजर को सबमिट कर देगा अपनी रिपोर्ट्स। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ही। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है डीलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डीलर्स आर यूजर्स एट द लोएस्ट लेवल ऑफ हायरार्की। ये कह रहा है कि भाई जो डीलर्स होते हैं क्या वो लोएस्ट लेवल ऑफ हायरार्की होती है। तो हाँ भाई, हमने अभी पढ़ लिया, हमने समझ लिया, ज़्यादा डिस्कशन की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ऑल इंक्वायरीज मेड बाय अ यूजर फॉर ओन ऑर्डर्स ट्रेड आर सर्विस थ्रू। कोई भी यूजर अगर सिस्टम से कोई भी इंक्वायरी करना चाहता है अबाउट हिज ओन ट्रेड और ये फिर ऑर्डर, तो वो कहाँ से कौन सर्विस करता है, किस चीज़ से सर्विसिंग होती है, कहाँ से किसी को इंक्वायरी जितनी भी है जो पूछताछ कर रहा है वो इन्फो कहाँ से पता चलती है। तो ऑप्शन है हमारे पास लोकल डेटाबेस, कॉर्पोरेट मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर है लोकल डेटाबेस। लोकल डेटाबेस ही एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ से कोई भी यूज़र अपने ट्रेड्स के बारे में, अपने ऑर्डर के बारे में कुछ भी इन्फो ले सकता है और ये फास्टेस्ट रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है किसी भी यूज़र को। अगर अगर किसी कॉर्पोरेट मैनेजर, किसी ब्रांच मैनेजर को भी अगर कोई इन्फो पूछनी होगी तो इंक्वायरी यहाँ से कर सकता है लोकल डेटाबेस से, और सारी चीज़ें वहाँ से पता चल जाएंगी। लोकल डेटाबेस मतलब वहाँ पे सारी इन्फो बेसिकली एडेड रहती है किसी भी यूज़र की, तो वहाँ से अगर आप कुछ भी पूछोगे, इंक्वायरी करोगे तो आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, द टाइम पीरियड ऑफ प्री ओपन सेशन। ओपनिंग फेज के बाद एक दूसरा होता है, जो दूसरा फेज है मार्केटिंग ओपनिंग का, वो रहता है प्री ओपन सेशन। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपको ये बताना है कि प्री ओपन सेशन का टाइम कितना रहता है। तो प्री ओपन सेशन का टाइम रहता है 15 मिनट्स। तो इसका आंसर होगा 15 मिनट्स। अब ये जो टाइम पीरियड है 15 मिनट्स का, ये दो टाइम पीरियड में डिवाइडेड रहता है, ऑर्डर कलेक्शन पीरियड एंड ऑर्डर मैचिंग पीरियड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कह रहा है द ऑर्डर डैश पीरियड ऑफ 8 मिनट शैल बी प्रोवाइडेड फॉर ऑर्डर एंट्री, मॉडिफिकेशन एंड कैंसिलेशन। आपको ये बताना है कि ऑर्डर कौन सा पीरियड 8 मिनट का होता है जिसमें आपको ऑर्डर एंट्री अलाउ होती है, ऑर्डर मॉडिफिकेशन अलाउड होता है और ऑर्डर कैंसिलेशन अलाउ होता है। तो ऑर्डर कलेक्शन पीरियड, ऑर्डर कैंसिलेशन पीरियड, ऑर्डर मॉडिफिकेशन पीरियड, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन ही इतने सिंपल है कि आपको देखते ही पता चल जाएगा। देखो भाई, प्री ओपन सेशन के दो ही पार्ट होते हैं, ऑर्डर कलेक्शन पीरियड और ऑर्डर मैचिंग पीरियड। कैंसिलेशन एंड मॉडिफिकेशन होता नहीं है, और ऑर्डर एंट्री से आप ये समझ सकते हो कि ऑर्डर कलेक्शन किया जा रहा है, ऑर्डर को कलेक्ट किया जा रहा है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है ऑर्डर कलेक्शन पीरियड। थोड़ा सा भी अगर आप अपना दिमाग लगाओगे ना, मतलब कई बार होता है कि चीज़ें हमें पता होती हैं बट एग्जैक्ट टाइम पे हम लोगों को याद नहीं आ रहा था, तो उस टाइम पे आपको पैनिक नहीं करना है। और मैं आपको ये हर वीडियो में बोल रही हूँ कि मेक श्योर कि आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, ठीक है। क्योंकि अगर आप फुल मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट नहीं करोगे तो पूरे नंबर आना या फिर 100 में से 99, 98 आना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करो ही करो।
ठीक है। अब ये जो हमारा 15th क्वेश्चन है इसको डिस्कस करते हैं। विच वन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट फॉर नॉर्मल मार्केट ओपन फेज। आपको बताना है इनमें से कौन सा या फिर अगर सारे कौन सा स्टेटमेंट सही है नॉर्मल मार्केट ओपन फेज के लिए। तो नॉर्मल मार्केट ओपन फेज के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पे ट्रेडिंग एक्टिविटी कमेंस हो जाती है, हाँ ये बात सही है। ऑर्डर्स आर मैच्ड ऑन द कॉन्टिन्यूस बेसिस, तो नॉर्मल मार्केट में कॉन्टिन्यूस बेसिस पे ऑर्डर मैच होते रहते हैं, ये भी सही है। अब अगर आपको दो भी पता है, तीसरा मान लो आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको दूर दूर तक नहीं पता कि इसका क्या है क्या मसला है, ठीक है, तो जो चौथा ऑप्शन जो आपको दिख रहा है ना ऑल ऑफ द अबव, तो क्योंकि देखो आपको पता है पहला भी सही है दूसरा भी सही है, तो किसी एमसीक्यू के क्वेश्चन के दो आंसर तो सही हो नहीं सकते हैं। अगर दो सही हैं, तीसरे के बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता और चौथा ऑल ऑफ द अबव है, तो बिना कुछ सोचे समझे ऑल ऑफ द अबव लगा दो, ठीक है, ज़्यादा उसमें दिक्कत ले लेने वाली कोई चीज़ नहीं है। बट अगर मैं आपको बताऊं ये तीसरा भी, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है समझाना, तो ट्रेडिंग इन ऑल द इंस्ट्रूमेंट इज अलाउड अनलेस दे आर स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड बाय द एक्सचेंज। जितने भी तरीके के इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन सब की ट्रेडिंग यहाँ पर हो जाती है अनलेस एक्सचेंज ने उसको प्रोहिबिट कर रखा हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आए तो वो है ईच ट्रेडिंग मेंबर कैन हैव मोर देन वन यूजर आईडी। जितने भी ट्रेडिंग मेंबर होते हैं उनके पास एक से ज़्यादा यूज़र आईडी हो सकती हैं। तो आपको बताना है कि भाई जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो ये ट्रू है। और आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे ना सब्सक्राइब कर लेना, और जो बात मैंने आगे बताई थी सबसे पहले उस पर थोड़ा सा ध्यान देना। एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।